हेलो एवरीवन, विद्या केंद्र पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता था कि हम लोगों ने पार्ट 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का कर चुका था। अब पार्ट 2 में कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं कि आखिर इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं, आरबीआई कैसे वर्क करती है और आरबीआई के द्वारा लिया गया एक एक डिसीजन कैसे हर एक नागरिक को, हर एक लोगों को पार्टिकुलर तरीका से और एग्रीगेट तरीके से अफेक्ट करता है। वह सारे चीज़ों के बारे में देखेंगे और होते क्या है इकोनॉमिक एजेंट, किस तरीके से काम करते हैं, कौन बनाता है और डिसीजन कैसे लिया जाता है, वह सारों चीज़ों के बारे में समझेंगे क्योंकि उनके द्वारा लिया गया हर एक डिसीजन कहीं ना कहीं देश के हर एक नागरिक को अफेक्ट करता है। तो चलिए एक एक चीज करके समझते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एजेंट, देखिए बाबू सिंपल आपको बताए थे। इकोनॉमिक एजेंट का यहाँ पे मतलब है इकोनॉमिक एजेंट, ठीक है। इसका सिंपल मतलब है कि कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोले, कोई भी ऐसे एजेंट का मतलब है यहाँ पे या तो ऑर्गेनाइजेशन होगा, या तो ऑर्गेनाइजेशन होगा या फिर क्या होगा बताइए, कोई ना कोई ग्रुप होगा या फिर क्या होगा, इंस्टीट्यूशन होगा, इंस्टीट्यूशन होगा। अब ये जो भी होगा ना वो किसके द्वारा बनाया गया, तो या तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया जाए। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया जाएगा। अब आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा कि सर जो भी इकोनॉमिक एजेंट होंगे या तो किसके द्वारा बनाया जा रहा होगा, तो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया जा रहा होगा। और इनको बनाने का एक प्रोसेस होता है, इनके मेंबर को इलेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर ग्रुप बोल लीजिए या फिर इंस्टीट्यूशन बोल लीजिए, वो हमारे इकोनॉमिक इंपोर्टेंट डिसीजंस पॉलिसी मेकर होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू? पॉलिसी मेकर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉलिसी मेकर बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? पॉलिसी मेकर बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि यही एक देश के लिए पॉलिसी मेकर ऑफ कंट्री, यानी कि एक देश के लिए अब क्या करते हैं, इकोनॉमिक से रिलेटेड, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक से रिलेटेड क्या करते हैं मेनली, तो पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। तो इतना चीज समझ में आ गया होगा, इसी को इकोनॉमिक एजेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या दे सकते हैं बाबू, तो जीएसटी काउंसिल दे सकते हैं या फिर क्या दे सकते हैं बाबू आप, तो टैक्सेशन में जो भी चेंजेस आता है, या फिर क्या दे सकते हैं आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का काम होता है, सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, तो आपका इकोनॉमिक एजेंट के अंदर में आते हैं। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, तो बाय इकोनॉमिक यूनिट और इकोनॉमिक एजेंट वी मीन दोज इंडिविजुअल्स, या फिर ऐसे इंडिविजुअल्स या फिर इंस्टीट्यूशंस विच टेक इकोनॉमिक डिसीजन, जो मेनली क्या करते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन। यहाँ पे इंडिविजुअल्स का मतलब है कि जीएसटी डिपार्टमेंट की जैसे निर्मला सीतारमन है, वह कोई भी डिसीजन लेगी तो अपने ग्रुप से डिस्कशंस करेगी और कहीं ना कहीं वह इंडिविजुअली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। विच टेक इकोनॉमिक डिसीजंस, दे कैन बी कंज्यूमर्स हु डिसाइड व्हाट एंड हाउ टू कंज्यूम। लेकिन उसके बाद कौन डिसाइड करेगा? कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि हमको कौन सा चीज कितना क्वांटिटी में खरीदना है, क्योंकि कंज्यूमर को कहीं ना कहीं कौन, कंज्यूमर कोई भी, सपोज कीजिए सरकार है, ठीक है, आप ही सपोज कीजिए कि आप ऐसे सपोज कीजिए कि आप यदि चाहते हैं, क्या चाहते हैं बाबू, सिंपल, आप यदि चाहते हैं कि सर कोई भी चीज़ का दाम ना बढ़ गया या फिर घट गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि अभी ऐसे एग्जांपल, अभी का एग्जांपल लेते हैं कि अभी के टाइम पे आप देखते होंगे कि सरकार ऐसा करती है ना कि आम के एक्सपोर्ट बढ़ा देती है। सपोज कीजिए क्या करती है, आम का एक्सपोर्ट बढ़ा देती है। तो आपको पता होगा कि जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जितने भी लोग हैं वह क्या करेंगे, तो जिसके जिसके पास आम है वह इस देश में ना बेच करके वह कहाँ भेजेंगे, तो एब्रोड भेजेंगे। क्या बोले कि मैंगो, सपोज कीजिए मैंगो है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मैंगो है, सपोज कीजिए इसका रेट 100 रुपीज़ पर केजी
इंडिया में बिकता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसका प्रोडक्शन तो लिमिटेड ही होगा, मान लेते हैं कि 1000 टन इसका प्रोडक्शन है, ठीक है, 1000 टन इसका प्रोडक्शन है। अब सपोज कीजिए गवर्नमेंट पहले यहाँ सिर्फ 300 टन क्या करती थी, 300 टन एब्रॉड में, 300 टन एब्रॉड क्या करती थी, ट्रांसपोर्ट करती थी, ठीक है। अब ये जो करती थी ना तो सिर्फ और सिर्फ 300 करती थी, बट इस बार डिसाइड की कि ऐसा करते हैं कि 300 की जगह पे हम लोग 700 टन क्या करेंगे, मैंगो को एक्सपोर्ट करेंगे। कितना करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। अब इस देश में किसका कमी हो जाएगा, तो सर मैंगो का कमी हो जाएगा, क्योंकि जहां पे 700 का डिमांड था अब वो डिमांड कम होकर के कितना हो गया, 300 हो गया। यानी कि इस देश के लोगों के पास, कंट्री के पास कितना बचेगा, तो 300 टन से कंट्री के पास लेफ्ट होगा, ठीक है, कंट्री के पास लेफ्ट होगा, इतना लेफ्ट बचेगा। अब इसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे रेट इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, तो हाँ सर इंक्रीज होगा, हर एक जगह पे इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रोडक्शन करने वाले हर एक स्टेट नहीं है, कुछ ही स्टेट है, और जितने भी स्टेट है वह कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जब कर रहे थे तो उन लोग डिसाइड करें, क्या डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्शन तो कर लिए हैं लेकिन उसको बेचा कहाँ जाएगा, किस तरीका से बेचा जाएगा। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्या है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसके द्वारा क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेगा और किसके किसके ऊपर उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लेकिन डिसाइड कौन करेगा, कंज्यूमर। यदि रेट बढ़ेगा तो आप सामान का कम परचेजिंग पावर आपका कम हो जाता है, आप कम खरीदते हैं, और जब रेट ज़्यादा होता है तो आप क्या करते हैं, कम खरीदते हैं, और रेट कम होता है तो ज़्यादा खरीदते हैं। वह किस पे डिपेंड करता है, तो आपका कंज्यूमर पे डिपेंड करता है, वही डिसाइड करता है कि हमको कितना कंज्यूम करना है। दे मे बी प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज हु डिसाइडेड व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। और दूसरा क्या है, वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर्स पे और फिर सर्विसेज प्रोवाइडर पे, हमको कितना प्रोड्यूस करना है, इस सोसाइटी के लिए कितना नीड है और कितना ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। वरना जब आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं लेकिन आप जब किसी के लिए हमेशा अवेलेबल हो जाते हैं तो क्या होता है, आपका इज्जत खत्म हो जाता है। आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा के लिए किसी के सामने अवेलेबल नहीं होना है, वरना आपका वैल्यू जीरो हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दे में बी इन टाइटल्स लाइक द गवर्नमेंट, corporations, banks which also take different economic decision। और गवर्नमेंट इकोनॉमिक डिसीजन लेती है, कॉरपोरेशंस भी लेती है, और आपका बैंक्स भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है। डिफरेंट इकोनॉमिक डिसीजन लाइक हाउ मच टू स्पेंड, कितना स्पेंड करना है, व्हाट इंटरेस्ट रेट, क्या इंटरेस्ट रेट होगा, टू चार्ज ऑन द क्रेडिट यानी कि जो लोन मिलता है उसके ऊपर, और हाउ मच टू टैक्स, और टैक्स के ऊपर। सारा का सारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और जो हमारे सिंगल एंटिटीज होते हैं वो डिसाइड करते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, क्या बोले, इसका ध्यान आपको रखना है, सिंपल, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, चलिए सिंपल समझिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्राई टू एड्रेस सिचुएशन फेसिंग द इकोनॉमी एज ए होल, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वो हर एक डिसीजन पे काम करती है जो पूरे देश के लिए एग्रीगेट डिमांड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और एडम स्मिथ द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इसको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो आपको एडम स्मिथ को बोलना होगा। हैड सजेस्टेड दैट इफ द बायर एंड सेलर्स इन मार्केट देयर डिसीजंस फॉलोइंग only their own self interest, economists will not need to think of the wealth। देखिए खुद सोचिए कि यदि जो भी डिसीजन होगा वह सिर्फ दो इंसान लेंगे, जो सेल करने वाले हैं और जो प्रोड्यूस करने वाले हैं और जो लेने वाले खरीदने वाले कंज्यूमर हैं। तो कहीं ना कहीं जब वही लोग डिसाइड करें कि हमारे लिए राइट क्वांटिटी में कितना प्रोडक्ट खरीदना है, हमारा कितना प्रोडक्शन करना है और किस तरीका से ना तो ज़्यादा इस्तेमाल होगा और ना ही कम इस्तेमाल होगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, सिंपल। तो सर वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इकोनॉमिस्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि वहाँ पे जितने भी डिसीजंस है वह किसके द्वारा लिए जा रहे हैं, तो प्रोड्यूसर्स के द्वारा लिए जा रहे हैं जो प्रोड्यूस कर रहा है, और कंज्यूमर के द्वारा लिए जा रहे हैं जो कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे किसी भी इकोनॉमिस्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होता है, तो नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। बाय इकोनॉमिस्ट ग्रेजुअली डिस्कवर दैट दे हैड लुक्ड फर्दर। तो उसके बाद इकोनॉमिस्ट आते हैं और हर एक चीज़ों पे बताते हैं कि आखिर स्कैरसिटी क्या होता है, कमी कैसे होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे होता है, किस तरीक़ा से हम अपने सर्विसेज का सही तरीक़ा से इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना प्रोडक्शन करता है, उस सारे चीज़ों के बारे में बात करता है। इकोनॉमिस्ट फाउंड दैट फर्स्ट इन द सम केसेस द मार्केट डिड नॉट और कुड नॉट एग्जिस्ट। देखिए, यदि ऐसा नहीं होता या ऐसा होता फर्स्टली तो मार्केट एग्जिस्ट करता, तो नहीं सर, मार्केट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मार्केट तब बनता है जब स्कैरसिटी आता है, और जैसे स्कैरसिटी आएगा तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा, या फिर लोगों का डिमांड कम होगा, तो वहां पे देखने के लिए मिलता है। सेकेंडली, इन सम अदर केसेस द मार्केट एग्जिस्टेड बट फेल टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम। यानी कि मार्केट तो प्रोड्यूस करता है, मार्केट एग्जिस्ट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वालिटी, यानी कि 100 लोग यदि प्रोडक्शन करने वाले हैं तो 100 लोग कंज्यूमर भी मिल जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं। और ये किसी भी तरीका से पॉसिबल नहीं है कि इक्विलिब्रियम मार्केट में लाया जा सके ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का। Thirdly, and the most importantly, in the large number of situation, society or the state or the social education and the health, हर एक सेक्टर में, ठीक है, कोई भी सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिफेंस हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, फॉर विच सम ऑफ द एग्रीगेट इफेक्ट्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजंस मेड बाय द इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक एजेंट नीडेड टू बी मॉडिफाइड। तो देखिए क्या है ना, कि देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ डिसीजन लिए जाएंगे। सपोज कीजिए कि आप पर्सनल लेवल पे आपके एरिया के हर एक लोग बोल रहे हैं कि अब आज से हमको आर्मी ज्वाइन नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं आर्मी में जितने लोग जा रहे थे उसका कम हो के नहीं, तो हाँ, तो ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि यदि हम इंडिविजुअल्स लेवल पे डिसाइड कर रहे हैं तो वो चीज़ को परचेज नहीं करेंगे या फिर उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं उसका डिमांड कम हो जाएगा और वहाँ पे लोग जाएंगे ही नहीं। तो वहाँ का जो मेन फोर्स पावर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, तो आर्मी में लड़ाई करने के लिए, या फिर अपने बॉर्डर को बचाने के लिए, या फिर अलग अलग एक्टिविटी के लिए, उसका संख्या कम हो जाएगा और हमारा देश उस चीज़ से उस प्रॉब्लम को फेस करेगा। ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, उसको मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगा। फॉर दिस पर्पस मैक्रो इकोनॉमिक्स हैड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द मार्केट एंड टैक्सेशन। तो उसके बाद ही मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है और टैक्सेशन के ऊपर एंड द अदर बजटरी पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशंस करता है, एंड वेजेस, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, जितना भी चीज़ है, मनी सप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सब चीज़ पे डिसाइड करता है और सब पे क्या करता है, एक अपना वर्डिक्ट या फिर एक अपना क्या बोलते हैं उसको रूल्स बनाने का काम करता है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, अलग अलग चीज़ों के द्वारा, या फिर किसी पर्सनल इंसान, जैसे कि नरेंद्र मोदी एक दिन आते हैं, आकर के, वो तो इंस्टीट्यूशन है नहीं, वह क्या है, एक पर्सनल इंसान है, वो आते हैं बोलते हैं कि आज से क्या हो जाएगा, डीमोनेटाइजेशन हो जाएगा। तो इससे इफेक्ट किसी एक इंसान में पड़ा कि सब पे पड़ा, तो सर हर एक इंसान पे पड़ा, गरीब हो, अमीर हो, भिखारी हो, चोर हो, चक्का हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका इफेक्ट हम लोग आप लोग को भी देखने के लिए मिला था। तो कहीं ना कहीं वो डिसीजंस एक इंसान के द्वारा लिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं कि वो इंसान अपने मन से ले लिया, उसके लिए वो इंसान सबसे बात करता है, इंस्टीट्यूशन से डिसीजंस लेता है, लेकिन पूरा लास्ट में कौन जाकर डिसीजन लेता है, तो वो एक इंसान लेता है, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। तो उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं कि किस तरीक़ा से जब टैक्सेशन पे बात होता है, या फिर एम्प्लॉयमेंट पे बात होता है, या फिर महंगाई पे बात होता है, इन्फ्लेशन पे बात होता है, तो हर एक चीज़ में एक इंडिविजुअल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे के सारे चीज़ हम लोग किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे पढ़ते हैं। चलिए, बताए थे मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ जो थे उसको फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इनको पॉलिटिकल इकोनॉमिक एट द टाइम, उस टाइम पे जाना जाता था। मैक्रो मॉडर्न इकोनॉमिक्स को ध्यान रखिएगा। यह स्कॉटिश थे, जहाँ पे प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में पढ़ाते थे। इनका फेमस किताब का नाम याद रखना है, कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। सबसे इंपॉर्टेंट इनका बहुत फेमस बुक है और सबसे पहले 1976 में इसको लिखा गया था। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही है और ये चीज़ बताए थे। ठीक है, बुक का नाम याद रखना है। चलिए आगे देखिए,
Therefore, deep root in macroeconomics because it has the study the aggregate effect of the forces of demand and supply in the market। देखिए एक चीज समझिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो सारा डिसीजन लिया जाता है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही उस चीज का डिसीजन लिया जाता है। सपोज कीजिए कि कल गवर्नमेंट ऐसा करती है ना, सपोज कीजिए कि इंडिया में जितने भी लोग हैं, अब जितने भी इंडियन लोग, ठीक है, लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। अब गवर्नमेंट एक डिसीजन लेकर के आ जाती है कि कल से टैक्स, यानी कि जो टैक्स है वह क्या हो जाएगा, टैक्स के बाद से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, कल से गवर्नमेंट बोलती है कि जो भी क्या बोलते हैं, क्रेडिट यानी कि लोन जो भी लेता है, क्रेडिट्स का यहाँ पे मतलब लोन से है कि जो भी लोन लेता है उसमें 5% का इंक्रीमेंट कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 5% राइज अप कर देते हैं। तो जितने भी लोग लोन ले रहे होंगे ना, उनका संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि जो लोन लेने वाले होंगे, लेंडर होंगे, जो लेंडर होंगे उनका संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि 5% बढ़ने के बाद भी लोग सोचे कि नहीं हम लोन तो लेंगे लेकिन डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। क्या करेंगे? डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। लोन तो लेंगे, लोन तो लेंगे, यानी कि लोन टेकन होगा लेकिन डिफ़ॉल्ट कर जाए। क्या कर जाएगा? डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो जब डिफ़ॉल्ट करेगा बाबू तो खुद दिमाग लगाइए, डिफ़ॉल्ट तो कर गया, अब डिफ़ॉल्ट करने से क्या प्रॉब्लम होगा? तो सर ये प्रॉब्लम होगा कि सर देश का इकोनॉमी से पैसा तो निकला लेकिन वहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। और सरकार आखिर कितने लेवल पे, कितने, जैसे देखते हैं ना कि हमेशा किसान का लोन माफ़ हुआ, चाहे बिजनेसमैन का लोन माफ़ हुआ, और अलग अलग लोगों का लोन माफ़ होता है, तो आखिर वो पैसा किसका है? तो एक टैक्स पेयर का है या फिर गवर्नमेंट का ट्रेजरी में जा रहा है और वहाँ से इस्तेमाल हो रहा है। तो उसका इफेक्ट इकोनॉमी पे पड़ेगा नहीं कि हाँ से 100% पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि यदि लोग नहीं चाहेंगे ना इकोनॉमिक लेवल पे, तो गवर्नमेंट कभी भी कोई काम नहीं कर सकती है। तो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे काम करना ही पड़ता है और वही सबसे ज़्यादा कॉज रूट होता है, क्योंकि वही से प्रोडक्शन होता है। क्योंकि अरे भैया इंस्टीट्यूशन लेवल पे कैसे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, बताइए ना। अब होगा भी तो यदि आपके गांव में खेती नहीं हुआ, वो हर एक इंडिविजुअल्स खेती नहीं किया, तो उनको तो दिक्कत होगा ना। कैसे सब चीज़ को पूरा किया जाएगा सरकार के द्वारा? तो कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे ही काम होता है, प्रोडक्शन होता है, कंज्यूमर्स आते हैं, कंज्यूम करते हैं और उसका इफेक्ट हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पे क्या करते हैं, फील करने का कोशिश करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, यानी कि हाउएवर इन एडिशन इट हैज़ टू डील विथ पॉलिसीज, कि वह पॉलिसी के साथ तो डील करता है, बट एम एट ऑल्सो मॉडिफाई दिस फोर्सेस, लेकिन उस फोर्सेस को मॉडिफाई भी करता है जब जरूरी पड़ता है। तो देखते हैं हर साल टैक्सेस चेंज होता है, हर साल रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट चेंज होता है टू फॉलो चॉइसेस मेड बाय द सोसाइटी आउटसाइड द मार्केट इन द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। देखिए 3 टाइप के कंट्री होता है, एक होता है डेवलप्ड कंट्री, दूसरा होता है डेवलपिंग कंट्री और तीसरा होता है अंडर डेवलप्ड कंट्री। देखिए सबको अलग अलग क्राइटेरिया से बांटा गया है, लेकिन हम लोग जो होगा क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। और जितना भी यूरोपियन कंट्री है मैक्सिमम वो सारे के सारे डेवलप्ड कंट्री, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री जो कि डेवलपिंग है। सच चॉइसेस हैव टू मेड टू रिमूव और रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस चॉइसेस के इस्तेमाल करके या तो एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाता है या फिर उसको कम किया जाता है। टू इम्प्रूव एक्सेस टू एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन दिया जाता है, प्राइमरी हेल्थ केयर दिया जाता है हर एक लोगों के लिए। टू प्रोवाइड फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन, टू प्रोवाइड सफिशिएंटली फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड सो ऑन। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे कंट्री को अफेक्ट करते हैं, वह सारे चीज़ों पर डिसीजन लिया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में और उस पर वर्क किया जाता है। जब भी ज़रूरत पड़ता है तो उसको मॉडिफाई भी किया जाता है। एक बेस्ट एग्जांपल समझाते हैं। अब से 4-5 साल पहले चले जाइए, एक रूल आया था कि अब आर्मी में जितने भी लोग होंगे ना उनको लंबे टाइम तक जॉब नहीं दिया जाएगा, 4 साल का जॉब ऑफर किया जाएगा। उसके बाद जो लोग कैपेबल होंगे, जो लोग आर्मी को लगे कि हमारे लिए सही है, तो उसको रख लिया जाएगा और बाकी लोगों को 4 साल के बाद एक होलसेल अमाउंट देकर के हटा दिया जाएगा। तो वो
क्यों आया? क्योंकि लोगों को, गवर्नमेंट को लगा ना कि ऐसा करेंगे तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, एक तो जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग 4 साल के बाद खत्म हो जाएंगे तो फिर से लोगों को हायर करना ही पड़ेगा, रिक्वायरमेंट जितना होगा उतना आएगा हर साल। लेकिन पहले क्या होता था ना कि जो लोग एक बार चले गए वो जीवन भर के लिए हो जाते थे, तो उनको जगह से हटाना बहुत मुश्किल होता था, तो उस जगह पे किसी और को शामिल करना पॉसिबल नहीं है और जगह खाली नहीं होता था। तो उसके बाद आर्मी में एक रूल लेकर के आ गया। तो ये रूल क्या हुआ, हमारे इकोनॉमी पॉलिसीज के हिसाब से, या फिर हमारे जो जैसे पहले क्या होता था ना कि यदि आप जॉब में एक बार चले गए तो आपको पेंशन के रूप में पैसा मिलता था, तो अभी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट का जो बजट है वो भी बच जाएगा। तो अलग अलग चीज़ों में गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे तो डिसीजन होगा, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है और देश के लेवल पे कैसे सही किया जा सकता है उस पर भी बात किया जाता है। टू प्रोवाइड द हो चुका है मैक्रो इकोनॉमिक्स शो टू सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर एविडेंट इन डीलिंग विथ द सिचुएशन वी हैव जस्ट इंसेड These are briefly mentioned below। अब यहाँ पे एक एक चीज के बारे में दिया गया है, हर एक चीजों के बारे में समझाया गया किस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से प्लेयर होते हैं और कैसे काम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हु आर द माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर? सबसे पहले डिसीजन मेकर्स क्या बताए थे सर, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन होता है, कोई ना कोई पॉलिसी मेकर होते हैं, या फिर कोई इंसान होता है। सिंपल समझिए बाबू क्या है। Microeconomics policies are pursued by the state itself or statutory body। सबसे पहले या तो स्टेट का मतलब यहाँ पे इंडिया से है, किससे है बाबू? इंडिया से है, या फिर ठीक है ध्यान रखिएगा सेंटर से है। अब यहाँ पे स्टेचुअरी बॉडी होगा या फिर स्टेट होगा, उसके द्वारा किया जाएगा। लाइक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि आरबीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में पूछता है कि राइट वर्क 5 नंबर या 4 नंबर में कि आरबीआई के बारे में आपको बताना, उसका काम क्या है, कैसे काम करता है उसके बारे में। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी बोलते हैं, ठीक है, एंड द सिमिलर इंस्टीट्यूशन टाइपिकली, और भी उसके जैसे जितना भी इंस्टीट्यूशन है वो सारे के सारे काम करते हैं, जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया। टाइपिकली ईच सच बॉडी विल हैव वन और मोर पब्लिक गोल्स, तो जितने भी बॉडीज है सबका एक और एक से ज्यादा पब्लिक गोल्स होता है। पब्लिक गोल्स का मतलब कि पब्लिक के लिए काम करना, और टू परस्यू एज डिफाइंड बाय लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और यह क्या करता है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा हुआ रहेगा। पता था ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होते हैं या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं उनके बारे में एक लॉ बनाया जाता है, और उस लॉ को किस में रखा जाता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। उसमें सारा चीजों के बारे में बताया गया है कि उनका वर्क क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या क्या काम कर सकते हैं। दीज गोल्स आर नॉट दोज ऑफ इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक एजेंट मैक्सिमाइजिंग देयर प्राइवेट प्रॉफिट और वेलफेयर, यानी कि ये जो होते हैं ना वह कभी भी क्या बोले, एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट के जैसा काम नहीं करते हैं। सर होता क्या है इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट? तो देखिए बाबू सिंपल समझिए, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट का मतलब हुआ कि आप अभी नाम सुनते होंगे नितिन गडकरी का, ठीक है, क्या नाम सुनते हैं कि सर वो ना जी हैं, वह क्या किए है, E20 फ्यूल लाए हैं, ठीक है, जो भी लिखते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, E20 फ्यूल लाए हैं, E20 फ्यूल लाए हैं। तो बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाते हैं कि इनके वजह से इनके जो बेटे हैं, इनके जो सन्स हैं, उनको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? उनको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? उनको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उनका जो कंपनी है वह किससे रिलेटेड है, उनका कंपनी जो है वह इथेनॉल बनाने से रिलेटेड है। किससे है? एथेनॉल बनाता है। तो जैसे ही एथेनॉल का डिमांड होगा तो कहीं ना कहीं उनके कंपनी को इनडायरेक्टली प्रॉफिट होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे उसमें। तो यहाँ पे एलिगेशंस क्यों लगता है? क्योंकि जो वो डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं ना, वैसे तो करते हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट से, लेकिन काम करने फ्यूल वाला, क्या बोलते हैं कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट से होता है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट से होता है, लेकिन वह काम करते हैं कौन सा? फ्यूल वाला करते हैं। तो एक तो काम उल्टा पलटा कर रहे हैं, और दूसरी बात कि उनसे रिलेटेड उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड है, पूरा फैमिली के लोग वही काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों का मानना है
कि इनके वजह से इनको प्रॉफिट होता है इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली बोल लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये गलत है और वह किसी को इंडिविजुअल तरीका से प्रॉफिट पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं किया जाता है, लेकिन अभी के टाइम पे कुछ नेता करते हैं अपने फैमिली के लिए, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है, चाहे ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि किया जा रहा है, तो एक गलत है। लेकिन इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी एजेंट होते हैं, जैसे कि आरबीआई हो गया या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस हो गया, वह कभी भी प्राइवेट प्रॉफिट के लिए, प्राइवेट वेलफेयर के लिए काम नहीं करती है, बल्कि वह पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी। किसके लिए करेगी बाबू? तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी, इसका ध्यान रखिए। किसके लिए काम करेगी? पब्लिक वेलफेयर के लिए, प्राइवेट वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगी, इंडिविजुअल्स के लिए काम नहीं करेगी। Thus, the macroeconomics agent are basically different from the individual decision maker. तो जो इंडिविजुअल डिसीजन मेकर होते हैं उनसे डिफरेंट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। पॉलिसीज समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्या है? What do the macroeconomics decision maker try to do? आखिर उन लोग करना क्या चाहते हैं? तो हमारे देश के एम्प्लॉयमेंट को ठीक करना चाहते हैं, हमारे देश के इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं, हमारे देश के टैक्सेशन सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। यानी कि ऑब्वियसली दे ऑफन हैव टू गो बियॉन्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड ट्राई टू डायरेक्ट द डिप्लॉयमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर सच पब्लिक नीड्स एज वी हैव लिसन एबव। जैसे कि एक इंडिविजुअल्स लेवल पे आप पूल नहीं बना सकते हैं, एक इंडिविजुअल्स लेवल पे आप स्कूल तो खोल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा स्कूल नहीं खोल सकते हैं। एक इंडिविजुअल्स लेवल पे आप पूल रोड नहीं बना सकते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे आप एयरपोर्ट नहीं बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए कौन जरूरत होता है? रेलवेज नहीं बना सकते हैं, बस स्टैंड नहीं बना सकते हैं, तो उसके लिए कौन जरूरत होता है? तो हमारा गवर्नमेंट जरूरत होता है। यानी कि वही डिसीजन लेने का काम करता है और वही डिसाइड करता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे किसका बात किया जा रहा है? तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, कि जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाएगा वह एक इंडिविजुअल्स पब्लिक चीज़ों के लिए लेगा और उस इकोनॉमिक चीज़ों का पब्लिक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि हर एक देश के पास रिसोर्सेस लिमिटेड अमाउंट में है, तो उस लिमिटेड अमाउंट को यदि कोई इंडिविजुअल्स अपने लिए इस्तेमाल करेगा वो गलत होगा। वही इकोनॉमिक रिसोर्सेस को किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? तो एक देश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, हमारे पब्लिक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सही तरीका से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सच एक्टिविटी आर नॉट एम्ड टू सर्व इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि ये जो एक्टिविटी होता है वह किसी भी तरीका से एक इंडिविजुअल्स को प्रॉफिट नहीं पहुंचाएगा, इंडिविजुअल्स के सेल्फ इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखेगा, बल्कि दे आर परस्यू फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री। इसका मेन काम होगा पब्लिक के लिए काम करना, कंट्री के लिए काम करना, एंड इट्स पीपल एज अ होल। और जब भी काम होगा वह पीपल एज अ होल के रूप में काम होगा। इसका ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इमरजेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इतना बड़ा कैसे हो गया, ठीक है, उसके इमरजेंस के बारे में देखेंगे। सिंपल समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंपल समझिए क्या है। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, बताए थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों एक सेपरेट ब्रांच है। किसका? इकोनॉमिक्स का। अब यहाँ पे देखिए इमर्जेस आफ्टर द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, एक इंसान थे, उनका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स। बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, इनका नाम पूछता है, याद रखिएगा, इनका नाम पूछता है और इनके बारे में भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इनके बुक के बारे में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा तो आपको भर भर के मिलेगा, ठीक है। जॉन मेनार्ड केन्स के द्वारा एक बुक पब्लिश किया गया था जो कि ब्रिटिशर्स थे। अब ये क्या है? पब्लिश इज सेलिब्रेटेड बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। ये कितना इम्पोर्टेंट है हमको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। आप लोग थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम आएगा तो कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और जितने भी बच्चे बैच नहीं लिए अभी तक ना, जा करके बैच लेने की कोशिश करें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में लिखा गया था। और एक किताब के बारे में बार बार पूछता है कि किताब को कौन लिखा था, तो कौन लिखा था बताइए? तो सर जॉन मेनार्ड किन्स लिखे थे 1936 में। द डोमिनेंट thinking in economics before Keynes was that all the laborers who are ready to work will find employment and all the
factories will be working at their fully capacity. This school of thoughts is known as the classical tradition. देखिए क्लासिकल ट्रेडिशन क्या है, देखिए सिंपल समझिए कि इनके द्वारा बोला जाता था, चाहे इनसे पहले बोला जाता था कि यदि एक एम्प्लॉय को आप एम्प्लॉयज है तो एक एम्प्लॉयज को यदि जॉब चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, तो जॉब चाहिए होगा तो कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ लेगा, क्या करेगा, जॉब कहीं ना कहीं फाइंड कर ही लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि उसको ज़रूरत है तो फाइंड कर लेगा। दूसरा बात, यदि किसी फैक्ट्री को फुली तरीका से चलाने के लिए यदि कोई एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगा तो वह उसका भी इंतज़ाम कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वह अपने हिसाब से कर लेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल ट्रेडिशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि अपना फुली कैपेसिटी से चलाने के लिए वो अपना एम्प्लॉयज़ खोज लेगा और जो एम्प्लॉयज़ हैं वह अपने हिसाब से क्या कर लेंगे, अपने हिसाब से अपना जॉब खोज लेंगे। ध्यान रखिए, एक कौन है, जॉन मेनार्ड किन्स है, जो 1883 में इनका जन्म हुआ था और एक किंग कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में वहाँ पे एजुकेशन लिए थे अपना, यूनाइटेड किंगडम एंड लेटर अपॉइंटेड एज डीन, उसके बाद डीन के रूप में अपॉइंट हो गए थे। बहुत ही इंटेलिजेंट थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे सब सारा चीज़ किए थे और 1990 में इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीस किताब लिखे थे। उसके बाद फिर द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में लिए थे, जो कि फॉरेन करंट जितने भी स्पेकुलेटर्स थे उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने का काम किए थे। अब हाउएवर देखिए 1929 में क्या हुआ था, तो डिप्रेशन आया था, ग्रेट डिप्रेशन। ध्यान रखिएगा, बताए थे आपको कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था पूरा का पूरा यूरोप में। अब सर ग्रेट डिप्रेशन क्या था, तो आपका वाला डिप्रेशन यहाँ पे नहीं है बाबू। डिप्रेशन का मतलब हुआ कि इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, ना तो एम्प्लॉयमेंट था, ना ही जॉब था, ना ही लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे थे, ना ही खाना खाने का सामान था, फैक्ट्री में वर्कर कम थे, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम हो रहा था, लोगों के पास सामान नहीं पहुंच रहा था, तो बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। अब 1929 में आया था, याद रखिएगा, एंड द सब्सिक्वेंट ईयर सॉ द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। उस टाइम पे जितने भी इकोनॉमी थे वह एक चीज़ को फेस कर रहे थे, आउटपुट को, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट को। लेवल इन द कंट्री ऑफ यूरोप एंड नॉर्दर्न अमेरिका, यह मेनली यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका में देखने के लिए मिल रहा था कि जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, लोग एम्प्लॉय नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, तो सर वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा और उस प्रॉब्लम को बोलते हैं कि प्रोडक्शन कम होगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों के पास सामान कम पहुँचेगा, उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और लोग परेशान हो जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। और इन यूएसए from 1929 to 1933 अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज फ्रॉम 3% to 25%। अब इंडिया के लोग बोलते हैं बस ये तो हमारे लिए लॉजिक, मतलब ये तो हमारे लिए एकदम क्या बोलते हैं उसको, जो आपके लिए क्या कैसे बोलते हैं, टाइगर सर आपका नहीं ओला डायलॉग कि जो आपके लिए टॉर्चर है वो मेरे लिए तो वार्म अप है, वही वाला हाल है। 25% इंडिया का तो नॉर्मल है, 15-16% तो ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट रहता है, हर एक लोग यहाँ पे जॉबलेस ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे यूएसए में सोचो, उस टाइम पे जब ग्रेट डिप्रेशन था तो 1929 से 1933 के बीच में कितना था, तो 25% लोग गरीब हो चुके थे। गरीब कहने का तो उनको जॉब ही नहीं मिल रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल्स हु आर नॉट वर्किंग, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि वैसे लोग जो वर्किंग नहीं थे, काम नहीं कर रहे थे, एंड आर लुकिंग फॉर अ जॉब डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग और लुकिंग फॉर अ जॉब। यानी कि इसका मतलब ये बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जितना लोग काम ढूंढ रहे हैं उसको डिवाइड जब करेंगे, जितना लोग काम कर रहे हैं उसका 25% लोग क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे। ओवर द सेम पीरियड एग्रीगेट आउटपुट इन यूएसए फेल बाय अबाउट 33%। तो खुद सोचिए कि जब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो गया तो 25% से, तो वहाँ का जो प्रोडक्शन लेवल था, आउटपुट लेवल था, वो भी 33% से कम हो जाता है। और दीज इवेंट्स मेक इकोनॉमिस्ट
थिंक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी इन द न्यू वे। अब यहाँ से लोगों को लगा कि यार जो जो हम लोग डिसाइड किए थे ना कि इकोनॉमी ये होता है, इकोनॉमी वो होता है, एग्रीगेट लेवल पे कैसे काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, इन्फ्लेशन कैसे होता है, वो सब धरा का धरा रह गया। और उसके बाद जो लोग थे, नए नए इकोनॉमिस्ट थे, वह सोचे कि अब इकोनॉमिक को हम लोग को अलग नज़रिया से देखना पड़ेगा। और द फैक्ट दैट द इकोनॉमिस्ट जितने भी थे मे हैव लॉन्ग लास्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट हैड टू बी थ्योराइज्ड अबाउट द एक्सप्लेन। उसके बाद जो थ्योरी था लॉन्ग लास्टिंग एम्प्लॉयमेंट के बारे में उन लोग बताते हैं। और केन्स बुक वाज एन अटेम्प्ट इन द डायरेक्शन, और केन्स का जो किताब था वो भी इसी डायरेक्शन में लिखा गया था। अनलाइक हिज predecessors, his approach was to examine the working of the economy in its entirely and examine the interdependence of different sector। और जो डिफरेंट सेक्टर पढ़े हैं उसके बारे में डिसाइड करते, उसके बारे में बताते हैं कि जो तीनों सेक्टर है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से मिल के काम करते हैं। और द सब्जेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वाज वन, वहीं से आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसका जन्म होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट बुक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब क्या कॉन्टेक्स्ट था जो प्रेजेंट बुक था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में देखते हैं। सिंपल समझते हैं क्या है कि वी मस्ट रिमेंबर दैट द सब्जेक्ट अंडर स्टडी हैज़ टू पार्टिकुलर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। देखिए हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना बाबू, तो ऐसा नहीं कि अचानक से आ जाता है, उसके बारे में ना कुछ पहले, कुछ ना कुछ प्रीवियसली बीता हुआ होता है, कुछ ना कुछ डिसीजंस मेकर जो होते हैं वो पीछे की चीज़ों को देख करके ही बनाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अपने हिस्ट्री को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि आप हिस्ट्री से सीखते हैं या फिर क्या करते हैं, हिस्ट्री को देख करके आपको समझ में आता है कि हम क्या डिसीजन ले सकते हैं जो हमारे लिए सही होगा। तो वी शैल एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कैपिटलिस्ट कंट्री। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट कंट्री का मतलब हुआ, देखिए बहुत सारे जैसे कार्ल मार्क्स थे, उनका मेन मानना था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा है वह इकोनॉमी में क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, इकोनॉमी इंक्रीज करे, इकोनॉमी बढ़ेगा। और एक देश में जितना ज़्यादा कैपिटलिस्ट होंगे वह देश उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड होगा, उनका मानना था। तो यहाँ पे द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ capitalist economy in the book, in the capitalist country production activities are mainly carried out क्या है, enterprises। A typically capitalist enterprises has one or several entrepreneurs, people who exercise control over the major decisions and bear a large part of the risk associated with the firm enterprises। देखिए क्या बोलने का मतलब है, इनका मतलब था कि यदि एक कैपिटलिस्ट, क्या बोले, एक कैपिटलिस्ट कंट्री होगा, एक कैपिटलिस्ट कंट्री होगा, तो वहां पे जितने भी कैपिटलिस्ट होंगे उन लोग के पास क्या होगा, पावर होगा। क्या होगा, पावर होगा। यानी कि जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप होंगे, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप होंगे, उन लोग क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। यानी कि डिसीजन का मतलब रिस्क लेंगे। क्या लेंगे, रिस्क लेंगे। और जब रिस्क लेंगे तो एक इकोनॉमी क्या करेगा, राइज करेगा। क्या करेगा, रिस्क लेंगे तो राइज करेगा। और जिस देश में जितना ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे उतना ही ज़्यादा उस देश का डेवलपमेंट होगा, उतना ही ज़्यादा कैपिटलिस्ट बढ़ेंगे और उस देश में उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगा, उतना ही ज़्यादा जॉब आएगा, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो सब किस पे डिपेंडेंट है, तो जितने भी इकोनॉमिस्ट है, जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप है, उन पर डिपेंडेंट करता है कि वो जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और दे मे देमसेल्फ सप्लाई, क्योंकि उन्हीं लोग क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे कैपिटल का, क्योंकि जितना ज़्यादा कैपिटल सप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा कंपनी अच्छे से चलेगा। एंड और दे मे बोरो द कैपिटल, या फिर पैसा भी कैपिटल बोरो किसको मिलता है, उसको ही जिसके पास पैसा होता है, जिसका क्रेडिट होता है, और किसी को नहीं मिलता है। तो उन लोग जब बोरो करेंगे तो भी हमारे कंट्री का इंक्रीजमेंट होगा। टू कैरी आउट प्रोडक्शन दे आल्सो नीड नेचुरल रिसोर्सेज। तो खुद सोचिए कि पैसा तो आपके बहुत सारा आ गया, सपोज कीजिए पैसा बहुत सारा आ गया। अब एक कैपिटलिस्ट है उसके पास 100 करोड़ है, कितना है, 100। कैपिटलिस्ट है उसके पास 100 करोड़ है, तो वह आखिर जो भी कंपनी शुरू करेगा, जो भी काम शुरू करेगा, जो भी बिजनेस शुरू करता है वो कहाँ पे करेगा, तो सर ऑब्वियसली कहाँ पे करेगा, तो इस देश के लैंड पे ही करेगा, इस देश के लेबर ही चाहिए, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ही चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ही चाहिए, इस देश का कंज्यूमर चाहिए,
तो हर चीज तो इस देश का ही चाहिए, क्या बोले, हर चीज तो इस देश का ही चाहिए कि बाहर के, जैसे इस देश का ही चाहिए, लैंड इस देश का चाहिए, लेबर इस देश का चाहिए, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कंज्यूमर सबका सब इस देश का ही चाहिए। तो सब कुछ इस देश का ही चाहिए होगा बाबू, तो खुद सोचिए कि वो पैसा आ रहा है तो कहाँ पे इस्तेमाल होगा, देश के लोगों में ही जाएगा। और एक इकोनॉमिस्ट जब बहुत ज़्यादा पैसा, कैपिटलिस्ट जब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेगा तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं किसके पास देखने के लिए मिलेगा, तो इंडिया में करेगा तो इंडिया को, या फिर बाकी जगह पे करेगा तो बाकी जगह पे देखने के लिए मिलेगा, यानी कि उस कंट्री में ही देखने के लिए मिलेगा, यानी कि उस कंट्री में ही इसका प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। समझ में आ गया होगा, ध्यान में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अ कंज्यूमर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एग्जाम्पल रॉ मटेरियल एंड द पार्ट फिक्स, एग्जाम्पल जैसे प्लॉट ऑफ लैंड तो फिक्स पार्ट होता है, मशीनरी फिक्स होता है, एंड द नीड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लेबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेबर, वो भी कहाँ से मिलेगा, तो इस देश का ही मिलेगा। टू कैरी आउट प्रोडक्शन दिस वी शैल रिफर टू एज द लेबर आफ्टर प्रोड्यूसिंग आउटपुट विथ द हेल्प ऑफ दिस थ्री फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। तो आपको ध्यान रखना होगा कि तीन फैक्टर जो है वही आपको चाहिए होता है प्रोडक्शन करने के लिए। तीन फैक्टर क्या क्या चाहिए होता है, तो पहला होता है आपका प्लॉट यानी कि लैंड, क्या होता है, लैंड्स। दूसरा क्या होता है आपका, लेबर। और तीसरा क्या होता है आपका, बताइए, तीसरा क्या होता है आपका, लैंड हो गया, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, क्या हो गया बाबू, तो रॉ मटेरियल हो गया, क्या होगा, रॉ मटेरियल। तो ये तीन चीज चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है। ये तीन चीज चाहिए होता है किसके लिए, एक देश में कैपिटलिस्ट को यदि कुछ भी बनाना है तो ये तीन चीज मिलके ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा हो जाएगा तो उस पैसा का इस्तेमाल कैसे करेगा, उस रुपीस का इस्तेमाल या फिर करेंसी जो भी बोल लीजिए, ठीक है ना, उस कैपिटल का इस्तेमाल कैसे करेगा, तो सर उस कैपिटल का इस्तेमाल यही तीन चीज़ों में करेगा। कैसे कैसे करेगा, तो लैंड्स के लिए, लेबर्स के लिए और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, और फिर प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। टू कैरी आउट द प्रोडक्शन दिस वी शैल रिफर टू एज द लेबर, ये सब हो चुका है, कैपिटल चाहिए, लैंड चाहिए और लेबर चाहिए। टू द इंटरप्राइजेस सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट, उसके बाद जाकर के वह मार्केट में बेचेगा, और द मनी दैट इज अर्न इज कॉल्ड द रिवेन्यू, और जो मनी कमाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवेन्यू बोलते हैं। समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब क्या है, अब जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज का काम कर रहा है तो टू कैरी आउट द प्रोडक्शन दे आल्सो नीड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का इस्तेमाल करेगा, अ पार्ट ऑफ कंज्यूम इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जैसे ही रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करेगा तो उसी का इस्तेमाल करके तो नया नया चीज बनाएगा। कैसे सर, सपोज कीजिए कि एक कंपनी जो ब्रेड बनाती है, क्या बनाती है, ब्रेड बनाती है, क्या बनाती है, ब्रेड बनाती है। अब उसको ब्रेड बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए बाबू, ठीक है, सबसे पहले रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल क्या चाहिए उसको, तो व्हीट चाहिए, सर गेहूं चाहिए। तो चलिए गेहूं कहाँ से मिलेगा, तो सर गेहूं तो मिलेगा आपका जमीन से निकलेगा, यानी कोई ना कोई उसको उगा करके देगा। तो व्हीट चाहिए, तो व्हीट कहाँ से मिलेगा, ब्रेड बनाने के लिए, तो रॉ मटेरियल से मिलेगा। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा। तो जितना भी रॉ मटेरियल मिलता है कंपनी को कहाँ से मिलता है, प्राइमरी सेक्टर यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है। अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर जो प्रोडक्शन करेगा उस प्रोसेस के द्वारा, एंड द पार्ट ऑफ फिक्स, फिक्स एरिया में क्या बताए थे बाबू, तो सर फिक्स में तो बताए थे कि दूसरा क्या मिलेगा, फिक्स्ड, फिक्स में क्या मिलेगा, तो लैंड मिलेगा। जो फिक्स होता है एक बार खरीद लिया, वो भी कहाँ से मिलेगा, नेचर से ही मिलेगा सर, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज होता है, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज ही होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, प्लॉट ऑफ लैंड मिलेगा, एंड द नीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लेबर, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगा वह क्या मिलेगा, तो सर ह्यूमन लेबर मिलेगा, लेबर मिलेगा। क्यों, क्योंकि लेबर के बिना तो काम ही नहीं होगा ना, मशीन अपने से सारा कुछ नहीं कर सकता है, तो लेबर उसको चाहिए ही चाहिए होगा। तो एक कंपनी को ब्रेड ही बनाने के लिए तो तीन चीज चाहिए होगा, एक ब्रेड की जगह पे यहाँ पे कंपनी लिख लीजिए, कोई भी कंपनी होगा, या फिर कैपिटलिस्ट लिख लीजिए, कोई भी कैपिटलिस्ट को ये तीन चीज चाहिए होगा। रॉ मटेरियल में व्हीट चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगा जो कि क्या रहता है, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज में ही आता है, और लेबर चाहिए होगा जो फिक्स होता है। क्या होता है बाबू, लैंड जो फिक्स होता है। अब जो आपका ए है फिक्स नहीं होगा, यदि प्रोडक्शन
कम होगा, मतलब सॉरी जो कंज्यूमर्स कम लोग खरीदेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, और यहाँ पे भी यदि लेबर कम लगेगा क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है। लेकिन जो लैंड होता है वो लेबर जो लैंड होता है वो फिक्स होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आफ्टर प्रोडक्शन आउटपुट विद द हेल्प ऑफ दिस 3 फैक्टर, तो जब 3 फैक्टर का इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो कैपिटल हो गया, लैंड हो गया और लेबर हो गया, तो द एंटरप्रेन्योर सेल द प्रोडक्ट, उसके बाद मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा, और द मनी दैट इज अर्न, और जो पैसा कमाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू, यानी कि द मनी दैट इज अर्न बाय द एंटरप्रेन्योरशिप व्हेन ही और सी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ लेबर, रॉ मटेरियल एंड किसका, लैंड। तो दिस इज कॉल्ड द, क्या होता है, कैपिटल, रॉ मटेरियल, लैंड, दिस इज कॉल्ड द रिवेन्यू, उसको रिवेन्यू बोलते हैं, जो प्रॉफिट वो अर्न करता है। पार्ट ऑफ द रिवेन्यू इज पेड आउट ऑफ रेंट, तो उसमें से क्या करेगा, रेंट के रूप में देगा पैसा, सर्विसेज के रूप में देगा, लैंड को देगा, पार्ट ऑफ इट कैपिटल को इंटरेस्ट के रूप में देगा, एंड पार्ट ऑफ गोज टू लेबर, वेजेस के रूप में देगा। यह सारा का सारा पैसा भरेगा, और जो रेस्ट अमाउंट बचेगा, द रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू इज अर्नड ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप एंड इज कॉल्ड द प्रॉफिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो पैसा था, प्रॉफिट आर ऑफन यूज बाय द प्रोड्यूसर्स इन द नेक्स्ट पीरियड, और इसको नेक्स्ट पीरियड में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अगले बार जब उसका बढ़ाना होगा, यानी कि ज़्यादा करना होगा, तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, तो ज़्यादा मात्रा में न्यू मशीनरी का इस्तेमाल करना होगा, और वह अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, बड़ा कर सकता है। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप को 3 चीज़ चाहिए होता है, और यही 3 चीज़ों के इस्तेमाल करने के बाद वह क्या कर सकता है, उस चीज़ों को बढ़ा सकता है और नया नया मशीनरी को बाई कर सकता है, वरना वह प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पाएगा, और सारा का सारा पैसा रेंट के रूप में दे देगा, लेबर के रूप में दे देगा और वेजेस के रूप में दे देगा, तो उसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं बचेगा, और वह नया कंपनी स्टार्ट नहीं कर पाएगा, ना तो ज़्यादा लेबर को हायर कर पाएगा और ना ही ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वह एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। और दिस एक्सपेंसेस विच रेज प्रोडक्टिव कैपेसिटी आर एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। यानी कि जितना भी एंटरप्रेन्योरशिप है, उन लोग के पास जो पैसा आता है, यानी कि जो पैसा कमाता है उसी का इस्तेमाल करके वह अपने कंपनी को बढ़ाता है, या फिर क्या करेगा, एक्सपेंड करने का काम करेगा, वह अच्छे अच्छे मशीनरी को लाने का काम करेगा, इसका ध्यान रखिएगा। इन शॉर्ट क्या है कि जितने भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होते हैं, समझा चुके, कैपिटलिस्ट का सिंपल मतलब हुआ कि यदि आपके पास, आपके देश में, आपके कंट्री में जितने ज़्यादा पैसा वाले लोग होंगे वह उतना ही ज़्यादा इस देश में इन्वेस्ट करेंगे, और जितने ज़्यादा कैपिटलिस्ट लोग आते हैं उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट एक देश को होता है, उसको टैक्सेस के रूप में पैसा मिलता है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होता है, और रॉ मटेरियल का यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही बेहतरीन तरीका से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, 3 कैरेक्टर होता है, प्राइवेट ऑनरशिप, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, production take place for selling the output in the market, or sale and purchase of labor services at the price which is called the wage rate। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, लेबर क्या होता है समझ में आ रहा होगा कि लेबर जो कि सोल्ड करते हैं, फिर परचेज करते हैं, वह अपने वेजेस को, यानी कि वह अपने चीज़ों का इस्तेमाल करके सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, और उसके बदला में जो उनको पैसा मिलता है उसी को हम लोग वेज बोलते हैं, वेज लेबर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इन लोग कोई फिक्स टर्म के लिए नहीं होता है, यानी कि कभी ज़्यादा तो कभी कम। जैसे सपोज कीजिए कि एक कंपनी को प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो वह ज़्यादा लेबर को हायर करेगी, वही यदि एक कंपनी को प्रोडक्शन कम करना है तो बहुत सारे लोगों को क्या करेगी, फायर कर देगी। जैसे कि आप कोरोना के टाइम पे देखे थे कि जितने भी लोग थे उनको फायर किया जा रहा था, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे मैक्सिमम लोग आउटपुट निकाल ही नहीं पा रहे थे और कंपनी को उतना नीड भी नहीं था प्रोडक्शन का, तो जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब से हटना पड़ा था। ठीक है,
इफ वी अप्लाई द above mentions 4 criteria of the country of the world, we would find that capitalist country जितने भी होते हैं have come into being only during the 3 or 400 year। तो जितने भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वह 300 से 400 साल पहले ही देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि उससे पहले तो बाटा सिस्टम ही चलता था ना, उससे पहले उतना ज़्यादा लोग वेजेस लेबर पे ध्यान नहीं देते थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मोर ओवर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इवन एट द प्रेजेंट a handful of country in North America, यूरोप एंड एशिया, लेकिन अभी भी सिर्फ कुछ ही जगह है जैसे कि नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया और एशिया हो गया, विल क्वालिफाई एज कैपिटलिस्ट कंट्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट कंट्री। वरना इंडिया जैसा देश जितने भी है सारे के सारे क्या होते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी में आते हैं। यहाँ पे कुछ कैपिटलिस्ट लोग भी हैं और बाकी ऐसे ही चलते रहता है, सरकार के द्वारा वह पब्लिक चीज़ों में इन्वेस्ट करती है। इन मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्री, जैसे कि पाकिस्तान को बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि जितने भी छोटे छोटे अफ्रीका में देश है उनका बात करते हैं। अंडर एम्प्लॉयड कंट्री प्रोडक्शंस इन एग्रीकल्चर स्पेशली इज कैरिड आउट बाय पीजेंट फैमिली। आज भी वहाँ पे जितने भी एग्रीकल्चर होता है वह किसके द्वारा होता है? पीजेंट्स फैमिली के द्वारा होता है। वेज लेबर वहाँ पे आज भी देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लेबर इज परफॉर्म बाय द फैमिली मेंबर, यानी कि जो भी काम होता है एग्रीकल्चर में वह आज भी वहाँ के फैमिली मेंबर के द्वारा ही किया जाता है। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोडक्शन इज नॉट सोली टू द मार्केट, अ ग्रेट पार्ट ऑफ द कंज्यूमर। देखिए क्या है ना कि अभी भी गांव में देखिएगा तो जितना भी प्रोडक्शन होता है तो वह प्रोडक्शन का सबसे पहला मकसद क्या होता है? तो प्रोडक्शन का सबसे पहला मतलब होता है कि वह अपने फैमिली के कंजम्पशन के लिए यूज करे। किसके लिए यूज करेगा? फैमिली कंजम्पशन के लिए यूज करेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो 1 साल के लिए करेगा, वह 1 से 2 सालों के लिए रख लेता है, स्टॉक के रूप में रख लेगा। अब उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बचेगा ना उसको ही जाकर के मार्केट में बेचेगा, जो कि बहुत ही कम होता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन होता है आज भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में उसका मेन मकसद होता है, सोले जितना भी मकसद होता है उसका मेन होता है कि अपने फैमिली के लिए कंजम्पशन करना। नाइदर डू मैनी पीजेंट्स फार्म्स एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट राइज इन कैपिटल स्टॉक ओवर टाइम इन मैनी ट्राइबल सोसाइटी, जैसे कि ऑनरशिप of the land does not exist, the land may belonging to the whole tribe. In such society the analysis that we shall present in the book will not be applicable। देखिए सिंपल क्या है ना कि अभी के टाइम पे देखिएगा तो जितने भी लोग हैं वह कहीं ना कहीं जो एक पूरा का पूरा ग्रुप्स होता है, पूरा का पूरा ट्राइब होता है, उसमें बढ़ता है। किसी एक के नाम पे वो कैपिटल नहीं होता है, लैंड नहीं होता है, जिसके वजह से क्या देखने के लिए मिलता है? तो वहाँ पे जितने भी ट्राइबल लोग हैं वह मिलजुल के काम करते हैं, वह जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसमें डिवाइड किया जाता है। Not be applicable. It is however true that many developing country has a significant presence of production unit। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया हो गया, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन यूनिट देखने के लिए मिलेगा, वही अंडर डेवलप्ड कंट्री में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और डेवलप्ड कंट्री में कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट देखने के लिए मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप देखने के लिए मिलेगा। द प्रोडक्शन यूनिट विल बी कॉल्ड फर्म्स। क्या बोले कि फर्म क्या होता है बाबू? देखिए फर्म का मतलब सिंपल हुआ कि एक कंपनी क्या करेगी? प्रोडक्शन करने का काम करेगी, और वही प्रोडक्शन यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। इन अ फर्म द एंटरप्रेन्योर और द एंटरप्रेन्योर्स इज एट द हेम ऑफ अफेयर सी हायर वेज लेबर। उन लोग क्या करते हैं? मार्केट से वेज लेबर को हायर करते हैं, साथ में कैपिटल को जाते हैं, कैपिटल को बैंक से लोन के रूप में लेते हैं, लैंड को हायर करते हैं तो लैंड को रेंट के रूप में लेते हैं। आफ्टर हायरिंग दिस, जब इन लोगों के पास 3 चीज मिल जाता है, कैपिटल, लैंड और लेबर, तीनों चीज मिलने के बाद द टास्क ऑफ प्रोडक्शन शुरू किया जाता है। हर मोटिव इज टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज। का मेन मकसद होता है कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना, और जैसे ही प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसको मार्केट में जाकर के सेल करना, और सेल करने के बाद जो प्रॉफिट होगा वही प्रॉफिट उन लोग अपना घर के इस्तेमाल के लिए, अपना कंपनी को बढ़ाने के लिए, अलग अलग चीज़ों के
चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेगा प्रॉफिट के रूप में, ठीक है। इन द प्रोसेस से अंडरटेक रिस्क, अब इसमें क्या कर रहा है, वह रिस्क और अनसर्टेनिटीज ले रहा है कि नहीं ले रहा है। एग्जाम्पल समझिए, जब 2020 में कोरोना आया था तो उस टाइम पे जितने भी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते होंगे कि हम मेरा प्रोडक्ट एक साल में इतना तो बिक ही जाता है, और उसके बाद सारा का सारा प्रोडक्ट बिका ही नहीं, तो उससे नुकसान किसको हुआ, तो सर जो कंपनी पहले से स्टॉक में रख चुकी थी 1 साल के लिए 2 साल के लिए, उनको बहुत ही बुरा तरीका से लॉस होने वाला था, और उन लोग इसी वजह से बहुत सारे लोगों को कंपनी से निकालते हैं। उस टाइम पे बहुत सारे कंपनी बंद हो जाता है, ये सब चीज़ देखने के लिए मिलता है क्योंकि अनसर्टेनिटीज आ गया था। फॉर एग्जाम्पल सी में नोट गेट हाई, ऐसा वही सेम चीज़ है, ठीक है, कि आप मार्केट में बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं सर, इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि वहां से प्रॉफिट जनरेट कर सके, और जब प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकेंगे अनसर्टेनिटी की वजह से या फिर कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान एक कंपनी को भुगतना पड़ता है और कंपनी बंद भी हो जाती है। In both developed and developing country, apart from the private capitalist sector, there is a institution of a state, यानी कि उसके बाद भी एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसको स्टेट बोलते हैं। यहाँ पे सेंटर के रूप में जब बात होगा तो यहाँ पे इंडिया का बात हो रहा है, और स्टेट के रूप में बात होगा तो यहाँ पे झारखंड, बिहार, उड़ीसा, जैसे इसका बात होगा। द रोल ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग फार्मिंग ऑफ लॉस, यानी कि फार्मिंग लॉ बनाया जाएगा, इन्फोर्सिंग देम एंड डिलीवरिंग जस्टिस, और उसको इन्फोर्स करके जस्टिस दिलवाया जाएगा। द स्टेट इन मैनी इंस्टेंस अंडरटेक्स प्रोडक्शन अपार्ट फ्रॉम द इम्पोजिंग टैक्सेस एंड स्प्रेडिंग मनी ऑन बिल्डिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या करती है कि जो भी पैसा किसको मिलता है, इंस्टीट्यूशन को, स्टेट को टैक्सेस के रूप में मिलता है, उसका इस्तेमाल करेगी पब्लिक अफेयर्स में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने में, या फिर लोगों को हॉस्पिटल्स या फिर हेल्थ सेक्टर में करेगी, ठीक है, यानी कि स्कूल्स बनाएगी, कॉलेजेस बनाएगी, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। दिस इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ द स्टेट हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब द इकोनॉमी एज अ कंट्री। तो यह तब होता है जब हम लोग इकोनॉमी एज अ कंट्री लेते हैं कि यह इकोनॉमी हमारे देश का है और हम लोग इसमें करेंगे और कुछ टैक्सेस के रूप में देंगे, तो उस टैक्सेस का इस्तेमाल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में होगा, हमारा स्कूल्स ठीक करने में होगा, हमारा हेल्थ सेक्टर बनाने में होगा। वो सारा का सारा काम कौन करती है, तो हमारा स्टेट करती है, सेंटर के स्टेट हो या फिर स्टेट के स्टेट हो। यहाँ पे स्टेट का मतलब सेंटर से ही है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब वी वांट टू डिस्क्राइब द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, टू कन्विंस वी शैल यूज द टर्म गवर्नमेंट। तो इसीलिए हम लोग जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक स्टेट को डिनोट करने के लिए तो एक गवर्नमेंट को डिनोट करते हैं। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है, किसका इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट का इस्तेमाल करते हैं, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द फर्म्स, फर्म्स बता दिएगा जो प्रोडक्शन कंपनीज होता है उसी को फर्म्स बोलते हैं। एंड द गवर्नमेंट देयर इज अनदर मेजर सेक्टर, एक और सेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर बोलते हैं। बाय द हाउस होल्ड्स वी मीन द सिंगल इंडिविजुअल्स। हाउस होल्ड का मतलब क्या हुआ, सिंगल इंडिविजुअल, हम हुए, आप हुए, आपके घर के लोग हुए, सारे के सारे हाउस होल्ड सेक्टर में देखने के लिए मिलेगा। यानी कि बाय द हाउस होल्ड्स यहाँ पे एक इंडिविजुअल्स का बात करेगा और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का बात करेगा, क्योंकि एक फैमिली में एक इंडिविजुअल्स होता है और वह इंडिविजुअल्स मिला के एक फैमिली बनाता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का भी बात इसमें किया जाएगा। फॉर हुम डिसीजंस रिलेटेड टू कंजम्पशंस आर ज्वाइंटली डिटरमाइंड, क्योंकि जो उनका कंजम्पशंस होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो ज्वाइंटली डिटरमाइंड होता है, वह फैमिली के द्वारा, वह एक लोगों के द्वारा। हाउस होल्ड्स आर सेव एंड पे टैक्सेस, इनका मेन काम क्या है, पैसा सेव करना और टैक्सेस को पे करना, तभी तो हमारा देश चल रहा है, तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तभी तो पब्लिक सेक्टर में पैसा जा रहा है, वरना जाएगा ही नहीं, ठीक है। हाउ डू वी दे गेट मनी, आखिर उनको पैसा कहाँ से मिलता है, तो वह अपने जमीन को रेंट पे दे सकते हैं, अपने घर को रेंट पे दे सकते हैं, लेबर के रूप में पैसा कमा सकते हैं, और कहीं से मिलेगा तो नहीं सर, इंटरप्राइजेस कर सकते हैं, छोटा मोटा बिजनेसेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वी मस्ट remember that the households economist of the people consist of the people, these people work in firms, इन लोग क्या करेंगे, फर्म्स के रूप में वर्कर के जैसा काम करेंगे, वहां से पैसा मिलेगा। और कहां से मिलेगा, दे आर द वन हु वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जॉब करेंगे,
वहां से पैसा मिलेगा, एंड अर्न सैलरी के रूप में मिलेगा, एंड द ऑनर्स ऑफ द फर्म्स एंड अर्न प्रॉफिट, और जितने भी ऑनर्स होंगे वह प्रॉफिट कमाएंगे। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि अर्न वेजेस का मतलब क्या होता है सर, सैलरीज का मतलब क्या होता है, उसके बारे में समझाएंगे। Indeed, the market in which the firms all sell their product could not have been functioning without the demand coming from the household। तो देखिए, एक कंपनी प्रोडक्शन कर लेता है तो उस प्रोडक्शन के इस्तेमाल कब होगा, तो सर तब होगा ना जब एक हाउस होल्ड डिमांड करे कि हमको ये चीज का नीड है, और जैसे उसको मिलेगा तो ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। यानी कि सारा का सारा प्रोडक्शन जितना भी बढ़ रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, तो वह एक कंपनी का नहीं बल्कि एक फैमिली का, एक हाउस होल्ड का, एक इंडिविजुअल्स का कंजम्पशन डिमांड कर रहा है, उसके ऊपर सारा का सारा चीज है। मोर ओवर दे कैन ऑल्सो अर्न रेंट, साथ में रेंट कमाता है अपने लैंड को दे करके, और अपने पैसा को दे करके इंटरेस्ट कमाता है। सो फार वी हैव डिस्क्राइब, तो यहाँ पे हम लोग को डिस्क्राइब करना है मेजर प्लेयर इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, बट ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर इंगेज इन एक्सटर्नल ट्रेड और एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब हुआ कि जब अपने देश के प्रोडक्शन को बाहरी देशों में बेचने का काम करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट सेक्टर इन आवर स्टडी। हम लोग 3 सेक्टर पढ़े हैं, यहाँ पे चौथा सेक्टर आता है एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे 2 देशों के बीच में ट्रेड होता है। क्या है, सबसे पहले होता है डोमेस्टिक ट्रेड, और दूसरा क्या होता है, बाहर से जब मंगवाते हैं। देखिए, द डोमेस्टिक कंट्री में सेल गुड्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दीज आर कॉल्ड द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट किसको बोलते हैं, जब एक कंट्री बाकी देशों में अपना प्रोडक्ट को बेचता है। जैसे इंडिया में यदि मैंगो का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो जब इंडिया अपना मैंगो क्या करेगा, सेल करेगा, कहाँ पे सेल करेगा सर, यूएसए में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। दूसरा इंपोर्ट, यानी कि जब एक कंट्री जैसे कि इंडिया क्या करेगा, बाई करे, क्या बाई करता है सर, ऑटोमोबाइल्स बाई करता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स बाई करता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, कहाँ से कहते हैं, यूएसए से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इंपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंपोर्ट बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि कैपिटल फ्रॉम फॉरेन कंट्री में फॉलो इनटू द डोमेस्टिक कंट्री ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री में बी एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू द फॉरेन कंट्री। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो, कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट समरी है। समरी पता है आपको क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे काम करता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ द, किसके साथ करता है, एक इंडिविजुअल्स लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स। वही जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात करते हैं तो जो भी डिसीजन लिया जाता है उससे पूरे के पूरे कंट्री के लोगों को इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, उस पर कहीं ना कहीं प्रेशर देखने के लिए मिलता है, और उस डिसीजन से पूरे के पूरे देश के अर्थव्यवस्था पे इफेक्ट मिलता है। क्या बोले कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वह एक इंडिविजुअल्स का डिसीजन होता है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंस्टीट्यूशंस का होता है और वह पूरे के पूरे कंट्री पे इफेक्ट डालता है। तो जितने भी बच्चे सारे के सारे जो बच्चे थे उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स का और माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस का डिस्कशंस के साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट करवा दिया गया है। अब जितने भी बच्चे चाहते हैं कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझे, उसके बाद वन शॉट समझे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस आंसर देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे, तो विद्या केंद्र पे जाकर के आपको कोर्स बैच परचेज करना होगा। आप वहां पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे आपको विद्या केंद्र सर्च करना है, वहां से आपको डाउनलोड करना है, और फिर डाउनलोड करने के बाद आपको बैच परचेज करना है। आप हर एक सब्जेक्ट के लिए स्पेशल बैच भी सकते हैं। जो बच्चों को आर्ट्स में हो, कॉमर्स में या फिर साइंस के हो, और उनको चाहिए कि सर इंग्लिश में पढ़ाने के लिए इंग्लिश में पढ़ाने वाला एक टीचर मिले जो कि आपको हर एक चैप्टर का कंप्लीट डिस्कशंस दे, और क्वेश्चन आंसर के साथ में, प्रीवियस ईयर के साथ में, पीडीएफ और एमसीक्यू के साथ में, तो आप विद्या केंद्र पे जाकर के स्पेशल इकोनॉमिक्स का भी बैच ले सकते हैं। वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और बाकी डिटेल्स आपको चाहिए तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा होगा 821723
कितना 2511 उस नंबर पे जाएंगे, ठीक है ना। और वहां पे जाकर के आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको सारा कंप्लीट जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व किया जाएगा। और वहाँ पे ज्वाइन होकर के आप हमारे साथ अपना एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार होने वाला है, जैसे कि पिछले साल में बहुत सारे बच्चों का हुआ था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐप पे आकर के आप वीडियो देख सकते हैं बाकी का, वहाँ पे सारा वीडियो अपलोडेड किया जाएगा, धीरे धीरे करके आपको समझ में भी आएगा। तो वहाँ पे आप कोई भी क्वेरीज होगा तब मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।